बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लीगल राइट्स पर, यानी कानूनी हकूक। सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हकूक की तारीफ सारमन के मुताबिक एक ऐसा मफाद या इंटरेस्ट है जिसका असूल हक यानी रूल ऑफ राइट के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। हक का तहफ़्फ़ुज़ करना फ़र्ज़ की अदायगी के ज़ुमरे में आता है और हक का तहफ़्फ़ुज़ ना करना फ़र्ज़ की अदायगी से गफलत और कोताही है। इसलिए कहा जाता है कि इंसानी हकूक़ की हिफाजत करने वाला अमल मुस्तहसन और दुरुस्त है और इंसानी हकूक़ को नुकसान पहुंचाने वाला अमल गलत है। इंसानी हकूक़ में आज़ादी, जिंदा रहने और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ शामिल हैं। हकूक़ दो इक़साम के होते हैं, एक निजी हकूक़ यानी प्राइवेट राइट्स और दूसरे पब्लिक राइट्स यानी अवाम अन्नास के हकूक़। निजी हकूक़ फ़र्दन फ़र्दन यानी इंडिविजुअली, इसमें शहाज़ के हकूक़ होते हैं, जबकि हकूक़ आम जो हैं वो अवाम अन्नास के हकूक़ होते हैं। अब हकूक़ की अगर मज़ीद तकसीम की जाए तो इसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट हकूक़ शामिल हैं, यानी मुकम्मल और नामुकम्मल हकूक़। मुकम्मल हकूक़ यानी परफेक्ट राइट्स जो हैं वो कानूनी तौर पर इन्फोर्सेबल यानी काबिल नफाज होते हैं, और जो नामुकम्मल यानी इम्परफेक्ट हकूक़ होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते। मुकम्मल हकूक़ के हक हसूल के लिए हम अदालत से रजू कर सकते हैं, जबकि नामुकम्मल हकूक़ के हसूल के लिए अदालत से रजू नहीं किया जा सकता। एक इम्परफेक्ट राइट यानी एक नामुकम्मल हक जो है हाँ उसको तस्लीम किया गया हो मगर ये काबिल नफाज नहीं होता। एक नामुकम्मल जो हक है उसकी जो खसूसियात हैं उसमें सबसे पहले ये बात है कि एक नामुकम्मल हक को अगरचे हम डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस हक के हसूल के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। मसलन अगर ज़ायदुल मयाद कर्जा जो है वो कर्ज़खा यानी क्रेडिटर को मिल जाए तो वो उसे अपने तसर्रुफ अपने इस्तेमाल में तो ला सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर वो उसे हासिल करने का इस्तेकाक यानी हक नहीं रखता। गरीब हमसाए की मदद करना सिर्फ मजहबी और अल्लाही फ़र्ज़ है। कानून को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि किसी असुदा हाल शख्स का गरीब हमसाया भूख से तंग आकर जान से हाथ धो बैठता है, जबकि मुल्क का कानून किसी फेल को किसी शख्स का फ़र्ज़ मनसबी करार देता है तो ऐसे फ़र्ज़ को बजा न लाने की सूरत में मुल्क की अदालतें मुजरिम को सज़ा देती हैं या फ़र्ज़ बजा लाने पर मजबूर करती हैं या किसी और को वो काम करने की इजाज़त देकर उसका मुआवजा कसूरवार से उसकी जायदाद या उसकी ज़ाती मलकियत को कर्क करके वसूल कर लेती हैं। किसी की ज़ात को कर्क करने का मतलब ये भी है कि उसे गिरफ्तार करके दीवानी हवालात में एक मुद्दत मुकर्रर के लिए बंद कर दिया जाए। जब मदयून मुतालबा अदा कर देता है तो उसको वागजार यानी रिहा कर दिया जाता है। एक मुकम्मल हक किसी वक्त नामुकम्मल भी हो जाता है और किसी वक्त एक नामुकम्मल हक जो है वो मुकम्मल हक की शक्ल भी अख्तियार कर लेता है। इसको समझने के लिए हम इसकी तशरीह को देखते हैं कि एक अंदर मियाद कर्जा मुकम्मल हक है, जबकि एक ज़ायदुल मियाद कर्जा एक नामुकम्मल हक है। अगर कोई डेबिटर यानी कोई मकरूज शख्स समाजी दबाव के तहत कोई ज़ायदुल मियाद यानी टाइम बार्ड कर्ज अदा कर दे तो एक नामुकम्मल हक जो है वो मुकम्मल हक की शक्ल अख्तियार कर लेगा। लेकिन बाद अगर मकरूज शख्स यानी डेबिटर इस रकम की वापसी के लिए दावा दायर कर दे और ये मौक़िफ़ अख्तियार करे कि उसने गलती से रकम अदा कर दी है तो वो इस मौक़िफ़ को अदालत में अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब एक और इसकी तशरीह देखते हैं कि 100 रुपया या इससे ज़ायद मालियत की जायदाद गैर मनकूला की मुंतकिली के लिए बयाना रजिस्ट्री ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की दफ़ा 49 की रूह से गैर रजिस्टर शुदा यानी अनरजिस्टर्ड बयाना किसी मुकम्मल हक को जन्म नहीं देता, बल्कि एक नामुकम्मल हक को जन्म देता है। लेकिन अगर बाद उस दस्तावेज़ या बयाना को रजिस्टर करा लिया जाए तो वही दस्तावेज़ एक मुकम्मल हक को जन्म देगी।
اب بات کرتے ہیں رائٹ ان ریم اینڈ رائٹ ان پرسونا، یعنی حقوق عام اور نجی حقوق کی۔ قانونی اصطلاحات کی تشریح و توضیح اس وقت سب سے مشکل معلوم ہوتی ہے جب اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنوں میں فرق ہو۔ اس مشکل میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب کوئی اصطلاح ایک ملک میں خاص حالات میں رائج ہو اور وہاں سے دوسرے ملک کے قانون دانوں نے اسے اپنایا ہو اور ان کے نظام قانون میں خاص معنوں میں کافی مدت تک استعمال ہوتی رہی ہو۔ یہ اصطلاحات رومن لا سے اخذ کی گئی ہیں۔ حقوق عام یعنی عوام الناس کو حاصل ہوتے ہیں اور نجی حقوق فرد واحد یعنی انڈیویجول کو۔ عوام الناس کے حقوق کی یہ شکل ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کے مالکانہ حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر میری ملکیت کے متعلق شبہ ہو تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میری ملکیت کے متعلق شک و شبہ ہو تو میرا دعویٰ مکان کے متعلق ہوگا اور نالش بابت شے ہوگی۔ اگر اس نالش کی نوعیت جو ہے زمانہ حال کے اس دعویٰ کی ہے جس میں تمیل مختص کی صدا کی جاتی ہے، جبکہ یورپ کے قانون کو رومی قانون ورثے میں ملا ہے اور وہاں سے کلیسا کے ذریعے اس کی اصطلاح ہندوستان میں رائج ہوئی ہیں، اور ان اصطلاحات میں متعلقہ شے یعنی رائٹ ان ریم اور حق بمقابلہ شے رائٹ ان پرسونم کی اصطلاحات ہیں۔ دونوں جو انگریزی اصطلاحات ہیں ان کا لغوی ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اس سے غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہے، اور جس تصور کو انگریزی قانون دان جو ہیں ان اصطلاحات کو اپنے ذہن میں رکھ کر استعمال کرتے ہیں وہ لغوی معنوں سے عیان نہیں ہوتی، بلکہ انگریزی میں جب بھی رومی قانون کی اصطلاحات کا لغوی ترجمہ کیا جائے تو حالات میں الجھن اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اب جب ہم حقوق متعلقہ اشیاء یعنی رائٹ ان ریم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان حقوق کا تصور اٹھتا ہے جو حقدار کو تمام دنیا کے مقابلے میں حاصل ہوتے ہیں، اور جب ہم حقوق بمقابلہ اشخاص یعنی رائٹ ان پرسونم کی اصطلاح کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان حقوق کا تصور ہوتا ہے جو بمقابلہ محسوس اشخاص کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے حقوق میں جو اختلاف ہے وہ قانون میں نہایت اہم اور وزنی خیال کیا جاتا ہے۔ اگر میں موٹر کار خرید کر اس کی ملکیت حاصل کر لیتی ہوں تو میرے حق میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور اس موٹر کار کو فروخت کرتا ہے تو میرے خریدار کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر میں کسی سے موٹر خریدنے کا وعدہ کرتی ہوں تو مجھے وعدہ کرنے والے کے خلاف ایک حق پیدا ہو جاتا ہے اور میں تمیل مختص معاہدہ کا دعویٰ کر سکتی ہوں۔ یہ حق جو موٹر خریدنے کا ہے یہ صرف ایک شخص کے خلاف ہے اور اس کو رائٹ ان پرسونم یعنی بمقابلہ خاص شخص کہتے ہیں۔ لیکن اگر دعویٰ کرنے سے قبل کسی نے وہ موٹر کار مالک سے خرید لی ہے اور اس کا خریدار مجھ سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کا علم نہیں تھا تو میرا موٹر مذکورہ پر کوئی حق نہیں، البتہ میں معاہدہ شکنی کے معاوضے کا دعویٰ کر سکتی ہوں۔ بالفاظ دیگر اگر موٹر خرید لوں تو مجھے رائٹ ان ریم کا کافت الناس کے خلاف حق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر صرف معاہدہ ہو تو صرف وعدہ کرنے کے خلاف حق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں رائٹ ان پرسونم کہتے ہیں، یعنی کسی کی ذات کے خلاف حق۔ اب جب کوئی رائٹ ان ریم یعنی حق کے متعلقہ شے کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ حق ہے جو کافت الناس یعنی سب لوگوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی کسی کی جائیداد پر تصرف حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس نجی حقوق صرف کسی فرد واحد یا خاص افراد کو حاصل ہیں۔ حقوق عام کے تحت ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے شخص کے مالکانہ حقوق کا احترام کرے۔ جو جائیداد کسی ایک شخص کی ملکیت ہو اس پر کوئی دوسرا شخص مالک کی اجازت کے بغیر قبضہ کرے یا اسے اپنے تصرف میں لانے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس نجی حقوق کسی فرد واحد یا افراد کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے قرضہ لینا ہو تو قرض خواہ کو اپنے قرضدار سے رقم وصول کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح اگر دو فریقوں کے مابین کوئی کانٹریکٹ کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو صرف وہی دونوں فریق معاہدہ کی شرائط پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ عوام الناس کا اس معاہدے سے یا اس کے متعلق کنڈیشنز جو ہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر ایک فریق معاہدہ پر عمل نہ کرے تو دوسرا فریق اسے معاہدہ کی پابندی پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ معاہدہ کی پابندی نہ کرنے والے شخص کے خلاف دعویٰ بھی دائر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنے مکان پر قابض رہنے کا حق ہے اور حق عام کی
ذیل میں آتا ہے اور اسے اپنے کرایہ دار سے کرایہ وصول کرنے کا حق جو ہے اس کا حق نجی حق ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میرے مکان کے ارد گرد شور و غوغا نہ کیا جائے۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ مکان کے نزدیک گل گپاڑا نہ کرے تاکہ میرے آرام میں خلل نہ ہو۔ اسی طرح معاشرے میں ہر شخص کو آزادی عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس حق کو حق عام یعنی رائٹ ان رینٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن ڈیفیمیشن کے خلاف ہرجانہ وصول کرنے کا حق فرد واحد کو حاصل ہوتا ہے جو نجی حق کہلاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لیگل رائٹ کی۔ ایک قانونی حق وہ ہوتا ہے جسے قانون تسلیم کرے اور اسے تحفظ دے۔ قانونی حق در حقیقت ایک اخلاقی یا قدرتی حق سے مختلف ہے۔ اخلاقی یا قدرتی حق کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوتا، جس طرح ایک بچے کا یہ اخلاقی حق ہے کہ اس کے والدین اسے پیار کریں۔ اب بات کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ کی۔ ایک مہذب معاشرے میں ایک شہری کو جو شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں انہیں بنیادی حقوق کہا جاتا ہے۔ بالعموم ملک کا آئین جو ہے وہ شہریوں کے بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کرتا ہے۔ ان حقوق میں آزادی تحریر اور تقریر اور مساوات یعنی ایکوالٹی کے حقوق شامل ہیں۔ اگر کسی شخص کے حقوق متاثر ہوں تو وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسینشیلز آف لیگل رائٹس کی۔ قانونی حقوق کے جو لوازمات ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قانونی حق کسی خاص شخص سے محسوس افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ بعض قانونی حقوق جو ہیں وہ عوام الناس کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ حق کا مطالبہ کرنے والا مالکانہ حق بھی رکھتا ہے۔ جب حق کی خلاف ورزی ہو تو اس کے ازالے کے لیے قانون موجود ہو۔ اس کے علاوہ قانونی حق بالکل واضح اور غیر مبہم ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہ پایا جاتا ہو۔ اب اگر اس کی کائنڈس کو دیکھیں یعنی حقوق کی کائنڈس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی کائنڈس میں سب سے پہلے جائیداد مثلا مکان اور زمین، زر یا اشیاء مثلا فرنیچر وغیرہ کی نسبت حقوق ہیں۔ اس کے بعد کسی شخص کے ذاتی حقوق مثلا زندہ رہنے اور آزادی سے زندگی گزارنے کا حق ہیں، اور اس کے بعد ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی شہرت عامہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کے بعد ہر شخص کو اپنے بیوی بچوں اور والدین کے تحفظ کی نسبت کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور معاہدہ یعنی کانٹریکٹ کی بنیاد پر بھی حاصل ہونے والے حقوق ہیں۔ اس کے بعد جو غیر اہم حقوق ہیں یعنی امارشل رائٹس میں ٹریڈ مارکس اور کاپی رائٹس وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ایک مریض اپنے معالج اور ایک موکل یعنی کلائنٹ کی خدمت کرنے کے پابند ہیں۔ اگر قانونی حقوق کی کلاسیفیکیشن کی جائے یعنی ان کی درجہ بندی کی جائے تو سالمن نے قانونی حقوق کی جو درجہ بندی کی ہے وہ مکمل اور نامکمل حقوق میں یعنی پرفیکٹ اینڈ امپرفیکٹ رائٹس میں، اس کے علاوہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو رائٹس یعنی مثبت اور منفی حقوق، اور رائٹ ان ریم اینڈ رائٹ ان پرسونا جو عوامی اور ذاتی حقوق ہیں، اور اس کے بعد پروپریٹی اینڈ پرسنل رائٹس ہیں یعنی مالکانہ اور ذاتی حقوق۔ مکمل اور نامکمل حقوق جو ہیں ان کے بارے میں ہم ابھی پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جیسے کہ مکمل حقوق وہ حق ہیں جنہیں عدالتیں نہ صرف ریکوگنائز کرتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں، بلکہ انہیں انفورس بھی کرتی ہیں۔ پس مکمل حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں جو عدالت میں قابل نفاذ ہوں۔ تمام ترقی یافتہ جو نظام قانون ہیں ان میں اس طرح کے حقوق و فرائض بھی تسلیم کیے جاتے ہیں جن کو قانون تسلیم کرتا ہے۔ اس کے برعکس نامکمل حقوق وہ حقوق ہیں جنہیں عدالتیں تسلیم تو کرتی ہیں لیکن وہ قابل نفاذ نہیں ہوتے۔ ایک اندر میعاد قرضہ کی وصولی تسلیم شدہ اور قابل نفاذ حق ہے، لہذا یہ ایک مکمل حق ہے، اور اگر وہ قرضہ جو زائد المیعاد ہو چکا ہو یعنی ٹائم بارڈ ہو چکا ہو، قرض خواہ کے حق کو تو تسلیم کرتا ہے لیکن اس حق کو عدالت کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس کو نامکمل حق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیانہ رجسٹریشن ایکٹ کی دفعہ 17 کے تحت رجسٹر شدہ نہ ہو تو اسے تسلیم تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے عدالت کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اسی بیان نامہ کو رجسٹر کرا لیا جائے تو اس بیان نامہ کے ذریعے پیدا ہونے والا حق جو ہے وہ انفورسیبل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک نامکمل حق مکمل حق کی صورت اختیار کر لے گا اگر ایک ملک کے محسوس حالات اور ضروریات کے مطابق وہاں کا نظام قانون بنتا ہے جس میں بعض وجوہات کو مد نظر رکھ کر کامل اور ناقص حقوق میں تمیز کی جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک ملک کی روح سے ایک حق ناقص ہو لیکن دوسرے ملک میں وہ کامل ہو۔ مثلا اسلامی ممالک میں عموماً میعاد کو وہ وقت حیثیت حاصل نہیں ہے
जो मगरब ममालिक में या उसके ज़ेर असर ममालिक में उसको हासिल होती है। ऑस्टन के मुताबिक रियाया को रियासत के खिलाफ कोई हक हासिल नहीं होता, लेकिन असर हाज़र में ऑस्टन का ये नज़रिया गलत साबित हो गया है, क्योंकि आजकल दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अवाम को बुनियादी हकूक़ यानी फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं। इसके अलावा सालमन के मुताबिक रियाया को रियासत के खिलाफ हासिल होने वाले हकूक़ नामुकम्मल हकूक़ होते हैं, क्योंकि कोई रियासत अपने खिलाफ फैसला सादर नहीं कर सकती। इसका दूसरा नज़रिया ये भी है कि रियाया में से कोई भी शख्स रियासत के खिलाफ मुकदमा दायर करने का इस्तेहकाक नहीं रखता, लेकिन दौर जदीद में सालमन के इस नज़रिए को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मौजूदा दौर में अवाम को रियासत के खिलाफ कई हकूक़ हासिल हैं। दुनिया का हर एक आइन अवाम को बुनियादी यानी फंडामेंटल राइट्स फ्राहम करता है। ऑस्टन और सालमन के नज़रियात आमराना दौर में तो दुरुस्त तस्वर हो सकते थे, लेकिन मौजूदा जमहूरी दौर में इन नज़रियात को रद्द कर दिया गया है। अब बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स की। यानी पॉजिटिव राइट मस्बत हक वो होता है जिसके तहत किसी शख्स को कोई महसूस काम करने पर मजबूर किया जा सकता है, जैसे कोई क्रेडिटर कोई कर्जहा अपने मकरूज यानी डेबिटर को कर्ज अदा करने पर मजबूर कर सकता है। कर्जहा को और उसके इस हक को मस्बत हक कहा जाता है। इस हक के जरिए हक इस्तेमाल करने वालों को फ़ायदा हासिल होता है। इसके बरक्स एक मनफी हक वो हक है जिसके जरिए किसी शख्स को काम करने से रोक दिया जाता है और इस रुकावट की वजह से हकदार शख्स का हक मुतासिर होता है। मसलन कि मुझे ये हक हासिल है कि मैं अपनी जेब में रकम रखूं और जेब कतरों को यह हक हासिल नहीं कि वो मेरी जेब से रकम को निकाल लें। जब किसी का हक मनफी हो तो हकदार मौजूदा हालात को बरकरार रखने यानी स्टेटस क्यू और किसी अमकानी तगय्युर को रुकवाने का मजाज होता है। लेकिन जब किसी शख्स को हक मस्बत हासिल हो तो वह मौजूदा हालात को अपने फ़ायदे के लिए बदलवाने का मुस्तहिक होता है। जैसे कि अगर किसी मकान के नज़दीक म्यूनसिपल कमेटी जो है वो कूड़े का डंप तमीर करना चाहती है, अगर ये डंप तमीर हो जाए तो उस मकान वालों के लिए बाइसे अज़ियत होगा। म्यूनसिपल कमेटी का फ़र्ज़ मनफी है कि वह डंप मजबसा तमीर ना करें। वो मकान का मालिक जो शख्स है नालिश करके इस डंप की तकमीर को उसकी तामीर को रुकवा सकता है। या जैसे कि किसी शख्स के हमसाये ने उसके मकान के सहन के हिस्से पर कब्जा करके दीवार तमीर कर ली हो और अब उस शख्स को हक हासिल है कि वज़ीर नालिश नाजायज़ काबज़ को मजबूर कर दे कि वह दीवार को मसमार करके अपनी जगह पर बना ले और अपना कब्जा हटा ले। ये उसका फ़र्ज़ मस्बत यानी पॉजिटिव राइट है। हर शख्स को हक हासिल है कि इसके जानो माल आबरू को दूसरों की जानब से किसी किस्म का नुकसान या ज़रूरत ना पहुँचे। ये हक के मनफी कहलाता है। दूसरी किस्म का हक वो है जिसकी वजह से दूसरे शख्स का फ़र्ज़ है कि वह हकदार को नफ़ा पहुँचाए। हर एक हक की बुनियाद कोई ना कोई हकीकी और असली फ़ायदा है। हक के मनफी की बुनियाद ये है कि कोई दूसरा शख्स उसके हक को पामाल ना करे और इसको बिला रोक टोक मुस्तफ़ीद होने दे। ये मनफी हक की एक शक्ल है। अब बात करते हैं राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम की। अवामी हक एक ऐसा हक है जो अवाम को अवाम पर हासिल होता है। इसके बारे एक ज़ाती हक वो हक है जो किसी खास शख्स को किसी खास शख्स के खिलाफ हासिल होता है। इसी तरह से अब बात करते हैं प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट्स की, यानी हकूक़ मालिकाना और हकूक़ शख्सी। हकूक़ मालिकाना और हकूक़ शख्सी के इख्तिलाफ को ज़हन नशीन कर लेना एक तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी हक़ मालिकाना किसी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद पर हो सकता है। इस ज़ुमरे में गैर मादी मफादात भी आते हैं। मालिकाना हकूक़ वो हकूक़ हैं जो किसी शख्स को किसी चीज़ की मलकियत की निस्बत हासिल हों। अगर कोई शख्स किसी जायदाद का मालिक हो तो कहा जाता है कि उसे इसके जायदाद के मालिकाना हकूक़ हासिल हैं। अगर कोई शख्स किसी जायदाद का मालिक हो, हाँ वो मनकूला या गैर मनकूला जायदाद हो, इन हकूक़ का तयन रुपए, पैसे या रकम से होता है। इसके बरक्स ज़ाती हकूक़ वो हकूक़ हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की ज़ात से है, जैसे किसी शख्स की ज़ाती शोहरत और इज़्ज़त। मिसाल के तौर पर हर पाकिस्तानी को ये इजाज़त हासिल है कि वो मुल्क के हल्के में जहाँ चाहे रहाइश अख्तियार करे, जो मज़हब चाहे इख्तियार करे, अपनी पसंद का कारोबार करे। ये सब शख्सी हकूक़ हैं, उनका किसी जायदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन हकूक़ को ज़र या रुपए पैसे के पैमाने से नहीं नापा जा सकता। सालमन के मुताबिक मालिकाना और ज़ाती हकूक़ के माबैन सिर्फ इतना फ़र्क है कि मालिकाना हकूक़ की माली हैसियत होती है, जबकि ज़ाती हकूक़ का ताल्लुक़ इंसान की
फलाह बहबूद से है। इसके बरक्स पैटन ने सालमंड के इस नज़रिए पर तनकीद की है और वो कहता है कि बाज़ औक़ात शोहरत इस कदर अहमियत की हामिल हो जाती है कि शोहरत आमा की खराबी से माली नुकसान भी पहुँच सकता है। इस तरह मालकाना हकूक़ इनहेरिटेबल होते हैं, यानी काबिल विरासत होते हैं, और इन हकूक़ की हिफाजत में माशरे की बका का सामान भी होता है। अगर इन हकूक़ की हिफाजत ना की जाए तो सोसाइटी में फसाद बर्पा हो जाएगा और किसी की मौत के दिन करीब आ जाएंगे। ये मालूम करने के लिए कि फ़लाँ हक मालकाना है या शख्सी, कि देखा जाएगा इस हक की कीमत राइजुल वक्त में मुकम्मल हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर कीमत मुकर्रर हो सकती है तो मालकाना है, वरना नहीं। जबकि ज़ाती हकूक़ का ताल्लुक सिर्फ मुतल्लका शख्स की ज़ात से होता है और ये काबिल विरासत नहीं होते। अब हकूक़ में बात करते हैं स्टेटस की। हैसियत या मर्तबा एक ऐसी इस्तिलाह है जिसकी कोई वाज़ह तारीफ मौजूद नहीं है। सालमंड ने हैसियत या मर्तबा की जो तारीफ़ की इकसाम बयान की हैं, जिससे किसी शख्सी से हैसियत का तयन जो है वो किया जा सकता है, जैसे कि लीगल स्टेटस। इस हैसियत में किसी शख्स के कानूनी हकूक़ व फ़राइज़ होते हैं। यह हैसियत इस अमर का तयन करती है कि किसी शख्स को क्या हकूक़ हासिल हैं और उसने कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अब उसकी पर्सनल लीगल स्टेटस को देखते हैं कि ज़ाती हकूक़ से मुराद किसी फ़र्द वाहिद के शख्सी हकूक़ हैं, जैसे मियाँ बीवी के अपने शख्सी हकूक़ होते हैं। इसी तरह हर पाकिस्तानी को इजाज़त है कि मुल्क के किसी हिस्से में रहाइश इख्तियार करे, पसंद का कारोबार करे, जो मज़हब चाहे अपनाए। ये सब शख्सी हकूक़ हैं। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की बात करें तो किसी शख्स को किसी माहदा की बुनियाद पर जो हकूक़ हासिल होते हैं उन्हें माहदाती हकूक़ कहा जाता है। मसलन पार्टनरशिप डीड की बुनियाद पर फ्री कैन को जो हकूक़ हासिल होते हैं उन्हें माहदाती हकूक़ से मौसूम किया जाता है। इसी तरह निकाहनामा मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन करता है। अब बात करते हैं कंपल्सरी राइट्स की। कानून के रोज़ से बाज़ हकूक़ व फ़राइज़ इंसान पर इम्पोज कर दिए जाते हैं, आयद कर दिए जाते हैं, जिन्हें पूरा करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। ऐसे हकूक़ को हम अहम या ज़रूरी हकूक़ का नाम भी दे सकते हैं। माहदाती हकूक़ भी इन ज़रूरी हकूक़ की एक शक्ल हैं। अब बात करते हैं राइट्स इन रिप्रोप्रिया एंड राइट्स इन एलेनिया, यानी हकूक़ निस्बत जायदाद खुद और हकूक़ निस्बत जायदाद दीगरा। हक निस्बत जायदाद जो है वो खुद वो हक है जो किसी शख्स को अपनी जायदाद की निस्बत हासिल होता है। हर मालिक जायदाद को यह हक हासिल है कि वो जैसे चाहे अपनी जायदाद को अपने तसर्रुफ में लाए और किसी को इससे इसकी जायदाद छीनने का हक हासिल नहीं। हक के निस्बत जायदाद दीगरा वो हक है जो किसी शख्स को दूसरे की जायदाद से हासिल होता है। मसलन हक के असाइस यानी राइट ऑफ ईजमेंट के तहत एक शख्स अपने हमसाया की जायदाद से भी इस्तिफादा हासिल करने का हक रखता है। अब बात करते हैं जायदाद ज़ेर बार या ज़ेर कफालत। जिस जायदाद में किसी शख्स को गुजरने का हक हासिल होता है वो जायदाद ज़ेर बार करार पाती है। इस तरह ज़ेर बार जायदाद की और भी शक्लें हैं, जैसे कि पटा है, लीज है, या फिर हक अतायत है, ज़मानत है या वक्फ है। लीज पटा पर दी गई जायदाद ज़ेर बार जायदाद शुमार होती है, क्योंकि अब मालिक के तसर्रुफ व कब्जा से निकलकर ये पटादार के कब्जा में चली गई है। और हक अतायत अगर किसी शख्स को अपने मकान तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे शख्स की ज़मीन से गुजरना पड़ता है तो वो ज़मीन जिसमें से हक राहगुजार यानी राइट ऑफ वे हासिल किया गया है वो ज़मीन ज़ेर बार तस्वर की जाती है और इस हक को हक के अतायत कहा जाता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी यानी ज़मानत की। जब किसी शख्स को कर्ज की ज़मानत के तौर पर मोर्टगेज रख दिया जाए तो उसे सिक्योरिटी कहा जाता है। सिक्योरिटी ज़मानत भी जायदाद पर बार होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के जरिए कर्जहा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। जब तक कर्जदार कर्ज अदा ना करे उस वक्त तक ज़मानत के तौर पर रहन रखने वाली जायदाद ज़ेर बार रहती है। उसके बाद ट्रस्ट आ जाते हैं। जब कोई जायदाद किसी महसूस मकसद के लिए किसी शख्स या इदारे के हक में वक्फ कर दी जाए तो वक्फ के मुतवल्ली या अमीन को वक्फशुदा जायदाद से इस्तिफादा हासिल करने का हक हासिल हो जाता है। वक्फशुदा जायदाद भी ज़ेर बार तस्वर होती है। अब हैं प्रिंसिपल और असेसरी राइट्स, यानी हकीकी और मुंसलिका इजाफी हकूक़। हकीकी हकूक़ वो हकूक़ हैं जो आज़ादाना तौर पर और फ़ी नफ्सा हासिल हों, जबकि मुंसलिका हकूक़ वो हकूक़ हैं जो किसी दूसरे शख्स के हक़ से मुंसलिक हों। मसलन
अलिफ को बे की ज़मीन से गुजरने का हक हासिल है। इस सूरत हाल में बे का बुनियादी हक है, जबकि अलिफ को हासिल होने वाला हक जो वह है वो प्रिंसिपल हक है। इस सूरत हाल में बे का बुनियादी हक जबकि अलिफ को हासिल होने वाला हक मुंसलिका है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अलिफ के हक को डोमिनेटर हक और बे के हक को सर्विएंट हक कह सकते हैं। जिस वर्षे से हक हासिल किया जाए उसे मगलूब वर्षा, और जो वर्षा हक हासिल कर रहा है उसे गालिब वर्षा कहा जाता है। गालिब जायदाद के मालिक को इस अपनी जायदाद में असली और बुनियादी हकूक हासिल होते हैं। जब इस तरह हक को महदूद कर दिया जाए तो जिसके हक को महदूद किया जाए उसको नुकसान होता है, और जिसके लिए महदूद किया गया हो उसके हकूक में इजाफा होता है, उसको इजाफी हक कहते हैं। मसलन गालिब जायदाद की मलकियत असली हक है और हक की आसाइश इजाफी हक है। जब कोई कर्जे की अदायगी की ज़मानत दे तो ज़मानतदार के खिलाफ कर्ज हुआ को इजाफी हक मिल जाता है और मकरूज के खिलाफ असली हक बरकरार रहता है। अब बात करते हैं लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स की। कानूनी हकूक वो हकूक हैं जिन्हें अदालतें तस्लीम करती हैं और उन्हें इन्फोर्स करती हैं। इसके बरक्स मुनसिफाना हकूक वो हकूक हैं जो इक्विटी की बुनियाद पर तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन अदालत उन्हें नाफज करने की पाबंद नहीं होती। इंग्लिस्तान के अलावा बाकी मगरबी ममालिक में कानून और निस्बत में फ़र्क नहीं पाया जाता, अलबत्ता बाज़ औक़ात कतई या मुस्बत कानून यानी पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ में इम्तियाज़ किया जाता है। पाकिस्तान में आजकल अदालतें निस्बत के असूलों पर अमल करती रही हैं जिनको इंग्लिस्तान का कानून तस्लीम करता है। PLD 1965, सुप्रीम कोर्ट 37। उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे वाजियान कानून ने आज तक उस तरफ तवज्जो नहीं दी, और दूसरे तकरीबन सारे के सारे मौजूदा कानून जिनकी बुनियाद निस्बत पर है आज़ादी से पहले के हैं, जिनका इंग्लिस्तान के माहरीन ने ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है। इंग्लिस्तान में कानूनी निस्बती हकूक में फ़र्क किया जाता है। इस फ़र्क की वजह से मुल्क के निज़ाम कानून की तारीख से भी मिलती है। बरसगीर पाक व हिंद में ये फ़र्क की वजह इस मुल्क के निज़ाम कानून की वजह से था, और बरसगीर पाक व हिंद में ये फ़र्क हमको अंग्रेज़ी अदालतों से विरसे में मिला है। निस्बती हकूक और निस्बती मलकियत की नोयत को समझने के लिए निस्बत का जो आम फ़र्क कानून है उसके जहन नशीन करने के लिए ज़रूरी है कि इंग्लिस्तान के निज़ाम कानून में निस्बत के रवाज पाने की तारीख पर गौर किया जाए। अब बात करते हैं वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट राइट्स की, यानी हकूक़ हासिला और हकूक़ इत्तफ़ाक़िया या मशरूता हकूक़। हक़ हासिला वो हक़ हैं जिनकी निस्बत तमाम वाक़यात रूनुमा हो चुके हों और कुछ मज़ीद करना बाकी ना हो। इसके बाद इत्तफ़ाक़िया या मशरूत हक़ वो है जिसकी निस्बत मज़ीद कुछ करना अभी बाकी हो। जैसे कि अलिफ अपनी जायदाद बे को फ़रोख्त करे तो बैनामा की तहरीर व तकमील के बाद बे को मालिकाना हकूक़ मुंतकिल हो जाएंगे। बे को हासिल होने वाले हकूक़ हकूक़ हासिला कहलाते हैं। अगर अलिफ बे को अपनी जायदाद से इस शर्त पर मुंतकिल करे कि उसे मालिकाना हकूक़ उसके बालग होने पर मुंतकिल होंगे तो ऐसे इंतकाल नामा को ट्रांसफ़र डीड के ज़रिए हासिल करने वाले हकूक़ इत्तफ़ाक़िया हकूक़ कहलाएंगे। अब बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स की। पब्लिक राइट्स वो हकूक़ हैं जो अमन्नास को हासिल होते हैं और रियासत अमन्नास को ये हकूक़ फ्राहम करती है। इसके बरक्स निजी हकूक़ वो हकूक़ हैं जो किसी फ़र्द वाहिद या अफराद को हासिल होते हैं। अब प्राइमरी और सेंशनिंग राइट्स हैं, यानी इब्तदाई और मंसूर शुदा राइट। इन हकूक़ को समझने के लिए हम यूँ भी कह सकते हैं कि मेरा ये इब्तदाई हक है कि मुझे बदनाम ना किया जाए और ना मेरी शोहरत आमा को नुकसान पहुँचाया जाए। मुझे अपनी हद तक इज़्ज़त के खिलाफ दावा दायर करके कंपनसेशन वसूल करने का हक हासिल है। इस हक को मंजूर शुदा हक या तस्लीम शुदा हक कहा जाता है। अब बात करते हैं रॉन्ग्स की, यानी गलती या कसूर की। सालमन के मुताबिक गलती या कसूर जो है वो हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि गलती या कसूर कानून की खिलाफ वर्जी है और गलती नुकसान का बायस बनती है। गलती की दो किस्में हैं, एक अहलाकी गलती यानी मोरल रॉन्ग और दूसरी कानूनी गलती यानी लीगल रॉन्ग। अगर कोई शख्स अहलाकी गलती का irतिकाब करे तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती, जबकि कानूनी गलती करने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कानूनी गलती कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। अब बात करते हैं लीगल डैमेज की। जब किसी कानूनी गलती का irतिकाब हो जाता है तो दूसरे फरीक को इसकी वजह से नुकसान पहुंचता है, लिहाजा नुकसान उठाने वाला फरीक कानूनी गलती करने वाले के खिलाफ हर्जाना वसूल करने का दावा दायर कर सकता है। अब बात करते हैं ड्यूटी यानी फ़र्ज़ की।
फ़र्ज़ एक ऐसा फ़ेल है जिसका करना ज़रूरी और लाभती है। फ़र्ज़ की अदम अदायगी गलती के मुतरादिफ है, लिहाजा गलती यानी रॉन्ग से बचने के लिए फ़र्ज़ की अदायगी ज़रूरी है। हकूक़ फ़राइज़ का आपस में चोली दामन का साथ है। जब एक शख्स अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करता तो उससे दूसरे शख्स के हकूक़ के खिलाफ वर्जी हो जाती है। हक़ की खिलाफ वर्जी गलती पर महमूल होती है। बर्डन ऑफ लॉ, कानून अफराद माशरा पर कुछ बार डालता है ताकि माशरती निज़ाम सही तौर पर चलता रहे। उसकी कुछ शिकाल हैं, जैसे कि ड्यूटीज़ यानी फ़राइज़। कानून हकूक़ की अदायगी की निस्बत बाज़ अफराद पर कुछ जिम्मेदारियाँ या फ़राइज़ आयद करता है। अगर कोई शख्स ये फ़र्ज़ अदा ना करे तो उससे दूसरे अफराद के हकूक़ गस्ब होते हैं, क्योंकि एक शख्स का फ़र्ज़ दूसरे शख्स का हक़ बन जाता है। पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि वह आपकी हिफाजत करे और अवाम का ये हक़ है कि वो महफूज और मामून रहे। अब बात करते हैं हक़ की नफ़ी की, यानी नो राइट। बाज़ औक़ात किसी शख्स के अपने ही तर्ज़ अमल की वजह से उसके हक़ की नफ़ी हो जाती है, जैसे कि अलिफ बे के मकान में बेहैसियत किराएदार आबाद है। अगर अलिफ बे को किराएदार ना करे तो बे उसे अपने मकान से बेदखल करने का हक़ रखता है। इस तरह अलिफ के हक़ की नफ़ी हो जाती है। अब बात करते हैं सब्जेक्शन यानी रैयत की। माशरे में बाज़ अशख़ास को बाज़ अशख़ास पर गलबा हासिल होता है। दूसरा शख्स जब उस गलबा या इक़्तिदार को कबूल कर लेता है तो उसे रैयत यानी सब्जेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बादशाह को अपनी रियाया पर गलबा और कंट्रोल हासिल होता है। इसी तरह एक मालिक ज़मीन को अपने मज़ारों पर गलबा हासिल होता है, क्योंकि वो जब चाहे उसे ज़मीन से बेदखल कर सकता है। डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी, बाज़ इस्तनाई सूरतों में किसी शख्स को बाज़ अमूर सर अंजाम देने के लिए नाअहल करार दे दिया जाता है। जैसे ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अगर 7 साल से कम उम्र बच्चा कोई जुर्म करे तो उससे मुस्तवजब सज़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी उम्र में वो अच्छाई और बुराई में इम्तियाज़ करने के काबिल सोच नहीं होती। ये थे लीगल राइट्स जिनके बारे में हमने मुफस्सरन अभी गौर किया है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो और हम पर अपना फजल करम फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।